गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को पढ़ाया था। आज इसी को कंटिन्यू करते हुए अगली पीरियोडिक प्रॉपर्टी में ले रही हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझाने के लिए मैं आपको बोलूंगी हाइड्रोजन क्लोरीन का एग्जाम्पल ले रही हूँ। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है, क्लोरीन का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। यानी हाइड्रोजन के बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के बाहर वाले शेल में यानी थर्ड एनर्जी लेवल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्लोरीन के बाहर वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन को अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो हाइड्रोजन के बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। मतलब हाइड्रोजन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर लेता है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। उसी प्रकार अगर क्लोरीन के बाहर को देखें हम तो क्लोरीन के बाहर वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो उसका भी ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीशन में हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है इसके आगे एक वर्ड यूज होता है, उसको हम कहते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं उसको? पोलर। कारण इसको पोलर क्यों कहा जाता है कि जब हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो हम पीरियोडिक टेबल में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। और साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। और न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्शन क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो क्लोरीन का साइज छोटा होने के कारण उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होने के कारण क्लोरीन क्या करता है, पहले हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करके बॉन्ड तो बना लेता है लेकिन बाद में अपने साइज का जिक्र करके ये पूरी की पूरी जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है इसको क्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। मतलब पहले बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड बनने के बाद जो पेयर हो जाती है उसको हम बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो क्लोरीन उस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। और उस अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, अभी मैंने आपके सामने जो डॉट स्ट्रक्चर बनाया है उसमें जो बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के बीच में सिचुएटेड है, दोनों के बीच में सेंट्रलाइज्ड है। लेकिन जब क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दिखाता है तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो थोड़ी सी क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाती है। यानी इस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को देखकर ऐसा लगता है कि हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया है। इसके कारण हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हो गया? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हो गया? पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण जो बॉन्ड बना था उसको हमने बोला पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोला हमने उसको? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये जो क्लोरीन की शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है, उस टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो द टेंडेंसी ऑफ ए बॉन्डेड एटम। मैं इसको बॉन्डेड क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि इन लोगों ने शेयरिंग कर ली है, मॉलिक्यूल बना लिया है। मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन का एटम आपस में बाउंड हो चुके हैं। तो बॉन्डेड एटम में किसी मॉलिक्यूल में बॉन्डेड एटम जब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो उसकी इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या हो गई? द टेंडेंसी ऑफ अ बॉन्डेड एटम to attract the shared pair of electron towards itself in a molecule। एक मॉलिक्यूल में बॉन्डेड एटम जब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो वो उसकी टेंडेंसी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो ये है कि एटम का साइज कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। जब एटम का साइज छोटा होगा तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे उसके न्यूक्लियर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दूसरा एटम के कंपैरिजन में ज्यादा रहेगा, तो वो ज्यादा पावरफुली शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। तो किसी भी बॉन्ड मॉलिक्यूल में बॉन्डेड एटम की शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को
अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। अब जब हम ग्रुप में मूव करेंगे या पीरियड में मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर क्या असर होगा, तो यहाँ पर वेरिएशन इन पीरियड, वेरिएशन इन पीरियड, और यहाँ हम पढ़ेंगे वेरिएशन इन ग्रुप, वेरिएशन इन पीरियड और वेरिएशन इन ग्रुप में, वेरिएशन इन ग्रुप में। पीरियड में जब हम, आपको पता है जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फिनोमिनन को शो करना है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी को पॉजेस करना है तो एटम का साइज कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, न्यूक्लियर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, तो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो पीरियड में मूव करने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। जबकि ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो एटम का साइज क्या होगा, बढ़ेगा। एटम का साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, इसके कारण शेयर पर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यानी ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो डिक्रीज होती है ना। पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये था आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या डिफरेंस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या बोलेंगे, इसकी डेफिनेशन, इट इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉन्डेड एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी जो बॉन्डेड एटम है मॉलिक्यूल में वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन नहीं, पूरे दो इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होता है, किसी भी आइसोलेटेड एटम के बाहर वाले शेल में जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो जितने अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी कहलाती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, क्या डेफिनेशन बताई मैंने आपको, किसी मॉलिक्यूल में बॉन्डेड एटम जब शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, कोई बॉन्डेड एटम किसी मॉलिक्यूल में, तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाएगी। लेकिन किसी एटम के बाहर वाले शेल में जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं और जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाती है। क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड एटम, ये बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी है। जबकि बॉन्डेड मतलब ये किसी और एटम के साथ जुड़ा हुआ है उसकी प्रॉपर्टी है। जबकि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये आइसोलेटेड एटम, आइसोलेटेड मतलब अकेला है ना, इसके साथ कोई दूसरा एटम नहीं जुड़ा हुआ है, तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड एटम, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड एटम। इसके जो यूनिट है वो यूनिट, इसको एक स्केल पर मेजर किया जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती है, इसको मेजर करने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल होती है, उस स्केल पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर किया जाता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी चूंकि एक एनर्जी है तो इसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम भी होती है और किलो जूल पर एटम भी होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम भी होती है और किलो जूल पर एटम भी होती है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन थी। किसी भी मॉलिक्यूल में बॉन्डेड एटम की शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। किसी भी आइसोलेटेड एटम के बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं, है ना। ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है, बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी है। जबकि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो आइसोलेटेड एटम यानी अकेले एटम की प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती है, किसी भी टर्म में इसको मेजर नहीं किया जाता। इसको मेजर करने के लिए एक स्केल होती है जिसको हम
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल कहते हैं। इस कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होगी, जबकि इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी एनर्जी से रिलेटेड है। इस कारण इसकी जो यूनिट होगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होगी या किलो जूल पर एटम होगी। तो स्टूडेंट ये जो मैंने आपको बताया ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में डिफरेंस था। हमारा इसी का अगला टॉपिक है, अगली जो प्रॉपर्टी है वो है वैलेंसी। नेक्स्ट वन जो प्रॉपर्टी है वो है वैलेंसी। वैलेंसी, व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंसी? इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विथ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन और वन एटम ऑफ क्लोरीन और ट्वाइस द नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन। यानी जब किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन से या जितने नंबर ऑफ क्लोरीन से या ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम से कंबाइन करने की जो कैपेसिटी होती है वो उसकी क्या कहलाती है? वैलेंसी कहलाती है ना। अगर कोई एलिमेंट 3 हाइड्रोजन से कंबाइन हो रहा है तो उसकी वैलेंसी 3 होती है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बात करती हूँ PH3 PCl3 PCl3, ठीक है। तो यहाँ पर फास्फोरस जो है वो 3 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है, तो फास्फोरस की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3। फास्फोरस जो है वो 3 क्लोरीन के साथ कंबाइन हो रहा है, तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3। यानी वैलेंसी में एक एटम जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन या जितने नंबर ऑफ क्लोरीन के या फिर ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम के डबल, यानी जितना ऑक्सीजन उससे उसकी वैलेंसी क्या मानी जाएगी? डबल। यानी अगर वो एक ऑक्सीजन एटम से कंबाइन हो रहा है तो उसकी वैलेंसी उससे डबल मानी जाएगी, तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 2। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें हम NH3 में नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, NCl3 में नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, लेकिन NO में जो नाइट्रोजन की वैलेंसी, यहाँ पर एटम कितना है? ऑक्सीजन एक एटम से कंबाइन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या हो जाएगी? 2। मतलब जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम होंगे उससे डबल उसकी वैलेंसी होगी। तो यहाँ नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से कंबाइन हो रहा है, तो जितने हाइड्रोजन उतनी वैलेंसी। तो नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से कंबाइन हो रहा है, इस कारण उसकी वैलेंसी कितनी होगी? 3। नाइट्रोजन यहाँ पर मतलब जितने क्लोरीन से कंबाइन होगा, तो नाइट्रोजन या 3 क्लोरीन से कंबाइन हो रहा है, इसलिए नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या हो जाएगी? 3। यहाँ लेकिन ऑक्सीजन के केस में हमको वैलेंसी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम से डबल करना है, यानी यहाँ नाइट्रोजन अगर एक ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है तो एक का डबल क्या होगा? 2, यानी नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यहाँ पर अगर मैं बात करूं NO2 की, कि अपने को इसमें नाइट्रोजन की वैलेंसी बताना है, तो यहाँ नाइट्रोजन कितने ऑक्सीजन से कंबाइंड हो रहा है? 2 ऑक्सीजन से कंबाइंड हो रहा है, तो 2 2 4, यानी यहाँ पर नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो वैलेंसी की डेफिनेशन क्या हो गई? इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट with the number of hydrogen atom or number of chlorine atoms or twice the number of oxygen atom, that is called valency. तो valency क्या होगा? The combining capacity of an element with number of hydrogen atom or number of chlorine atoms or twice the number of oxygen atom. तो हाइड्रोजन जितने हाइड्रोजन कंबाइन करने की कैपेसिटी होगी या जितने क्लोरीन कंबाइन करने की कैपेसिटी होगी वो उसकी वैलेंसी उतनी ही मानी जाएगी। लेकिन ऑक्सीजन के केस में हमेशा वैलेंसी हम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम से डबल करेंगे। यहाँ नाइट्रोजन के केस में ऑक्सीजन एक ही ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 2 हो जाएगी। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन से कंबाइन होगा तो 2 का डबल कितना होगा? 4, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो ये जो थी आपके सामने वो डेफिनेशन थी वैलेंसी की। अब हम जो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलते हैं, यानी वेरिएशन इन पीरियड और वेरिएशन इन ग्रुप पढ़ेंगे हम। वेरिएशन इन पीरियड, वेरिएशन इन पीरियड और वेरिएशन इन ग्रुप, वेरिएशन इन ग्रुप। तो पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, यहाँ पर देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो यहाँ बेरिलियम, लिथियम की वैलेंसी 1, बेरिलियम की LiH एक हाइड्रोजन से कंबाइन हो रहा है, BeH2 2 हाइड्रोजन से कंबाइन हो रहा है, BH3 3 हाइड्रोजन से कंबाइन हो रहा है, CH4 4 हाइड्रोजन से कंबाइन हो रहा है। यहाँ पर NH3 कर दूं तो वैलेंसी -3, फिर H2O कर दूं तो वैलेंसी -2 और फिर यहाँ पर HF कर दूं तो वैलेंसी 1 और नियॉन तो कंबाइन होते हैं यानी 0। तो यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में जब हम पीरियोडिक
में लेफ्ट टू राइट यानी पीरियड में मूव करते हैं तो वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस अप टू 4, वैलेंसी 4 तक पहले इंक्रीज होती है, देन आफ्टर इट स्टार्ट टू डिक्रीज और फिर क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। और उसके बाद जो है वापस क्या होती है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो फिर क्या होगी, इंक्रीज होने लगेगी और फिर एंड में जाकर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो पीरियड में वैलेंसी पहले इंक्रीज होती है कहां तक, 4 तक, और उसके बाद फिर क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ये वेरिएशन इन पीरियड हो गया। अब हम पढ़ेंगे वेरिएशन इन ग्रुप के बारे में। यानी हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की ओर यानी किसी ग्रुप में मूव करेंगे तो वैलेंसी क्या होगी, ग्रुप में वैलेंसी हमेशा कांस्टेंट होती है, यानी ग्रुप में वैलेंसी चेंज नहीं होती है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,1, 2,8,1, 2,8,8,1, 2,8,8, 81, 2,8,8, 18, 18 और 1। तो यहाँ पर देखें तो मैंने आपके सामने फर्स्ट ग्रुप लिखा है। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स में सब में बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और जब वो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, डोनेट कर देंगे, तो इन सबको ऑक्टेट क्या माना जाएगा, कंप्लीट है ना। फर्स्ट ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें एक इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, मतलब ये सब केवल एक हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड हो सकते हैं। तो इन सब की जो वैलेंसी मानी जाएगी वो क्या मानी जाएगी, 1। यानी ग्रुप में वैलेंसी चेंज नहीं होती, ग्रुप में वैलेंसी कांस्टेंट रहती है, ग्रुप में वैलेंसी चेंज नहीं होगी। लेकिन पीरियड में जब हम पीरियोडिक टेबल में पीरियड में मूव करते हैं तो वैलेंसी 4 तक पहले इंक्रीज होती है और उसके बाद फिर क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ये जो था वो था वैलेंसी। एक बार मैं वैलेंसी की डेफिनेशन फिर बोल रही हूँ आपके सामने, किसी भी एलिमेंट की नंबर ऑफ हाइड्रोजन और नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स और ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम से कंबाइंड होने की जो कैपेसिटी होती है या एबिलिटी होती है वो उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। पीरियड में मूव करने पर वैलेंसी पहले इंक्रीज होगी कहां तक, 4 तक, और फिर क्या होगी, डिक्रीज होगी। और ग्रुप में वैलेंसी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। जैसे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स की वैलेंसी 1 मानी जाएगी, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स की वैलेंसी +2 मतलब 2 मानी जाएगी, तो ग्रुप में वैलेंसी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो स्टूडेंट्स ये जो मैंने आपको यहाँ तक अभी पढ़ाया ये फिजिकल पीरियोडिक प्रॉपर्टी थी, जिसमें मैंने पहले आपको पढ़ाया था एटॉमिक रेडियस, फिर मैंने आपको पढ़ाया था आयनाइजेशन एनर्जी, फिर मैंने आपको पढ़ाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फिर मैंने आपको पढ़ाया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और मैंने आपको यहाँ पर डिफरेंस पढ़ाया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, और यहाँ पर मैंने आपको वैलेंसी पढ़ाया है। तो ये जो भी मैंने आपके सामने यहाँ पर पढ़ाया ये फिजिकल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज थी। अब हम अपना जो अगला टॉपिक रहेगा उसको हम पढ़ेंगे केमिकल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो स्टूडेंट्स मैं अपने अगले लेक्चर में आपको केमिकल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाऊंगी। अभी इस लेक्चर के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक यू।